नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हिंदी वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में। ये सीरीज ऑफ वीडियो जो हम बात कर रहे हैं वो होता है इम्यूनोलॉजी के बारे में और ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैसे काम करता है उसके बारे में डिटेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को समझने के लिए हमें और एक टॉपिक को जानना है जिसको कहा जाता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिस स्ट्रक्चर और रिसेप्टर के जरिए फ्रैगमेंट्स को बाहर की ओर शो करता है उसको बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो हमें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जानना है, तो वो भी उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का वीडियो देखो तो अच्छा रहेगा। चलिए कलर ले लेते हैं। तो एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, शॉर्ट फॉर्म होता है एपीसी। क्या है? फॉरेन प्रोटीन एंटीजन जो बाहर से शरीर के अंदर आता है। मान लीजिए ये एंटीजन है, ये जो एंटीजन आता है इसके साथ साथ देखो लिगैंड होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर लिगैंड। ये जो टॉल लाइक रिसेप्टर है ये मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड, लाइक पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न बोलते हैं हम एक चीज को। मतलब बाहर का कोई भी पैथोजन शरीर के अंदर आए तो उस पैथोजन के शरीर की जो हिस्सा है उस हिस्से को फॉरेन हिस्सा है, वो हमारी बॉडी का तो हिस्सा है नहीं। और इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से फॉरेन को बॉडी के अपने हिस्से से अलग रख सकता है, उसको पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ये इम्यून सिस्टम का बहुत अच्छा एक क्राइटेरिया है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये एंटीजन कैसे पता चलेगा कि बाहर से आया? क्योंकि बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला मिलता है और फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है जो कि एक फॉरेन मटेरियल है। हमारे शरीर में जो फ्लैजेला है वो ट्यूब्यूलिन से बनता है, बैक्टीरिया के शरीर का फ्लैजेला फ्लैजेलिन से बनता है। तो जब भी फ्लैजेलिन आ जाएगा इसका मतलब है वो पैथोजन के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका हम बोलते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ओके, तो ये जो पैम्स होता है अलग अलग तरीके का, ये पैम को डिटेक्ट किया जाता है टॉल लाइक रिसेप्टर, जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के सरफेस में TLR टॉल लाइक रिसेप्टर, और यहां पर जाके एंटीजन टॉल लिगैंड के तौर पे ये एंटीजन वहां पे बाइंड करेगा। तो बेसिकली ये एक कॉन्जुगेट है एंटीजन TLR लिगैंड कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स। और ये जब भी टॉल रिसेप्टर TLR रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा जो कि हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम के जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसके ऊपर ऐसे मौजूद होता है, तो ये पहला स्टेप होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। तो जाके एक एंटीजन आके बाइंड करेगा, एंटीजन खुद ब खुद बाइंड कर सकता है टॉल लाइक रिसेप्टर के जो लिगेंड उसके साथ कंजुगेट होके वो टॉल लाइक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है। अब देखो ऐसे जो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न का मैंने जिक्र किया, ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न भी अलग अलग होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेला बैक्टीरियल फ्लैजेला का। वैसे ही अलग अलग बैक्टीरियल बॉडी के अलग अलग प्रोटीन से उसको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग TLR मौजूद होता है। जैसे कि यहां पर एक TLR का हमने देखा TLR9, ऐसे TLR2, TLR3, TLR4 अलग अलग एग्जाम्पल्स होता है। तो यहां पर TLR9 फ्लैजेलिन को डिटेक्ट नहीं करता। मैं फॉर एग्जाम्पल बताया, इसका लिस्ट है, यू कैन इजिली फाइंड इट। मैं लिस्ट को, प्रोटीन के नाम को आप में फोर्स नहीं करना चाहता, दैट यू कैन मेमोराइज, बट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। तो यहां पर जब इंटरैक्ट होता है, इंटरैक्ट होने के साथ साथ ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा। मतलब ये जो एंटीजन है, टारगेट क्या है हमारा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का क्या रोल है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का रोल यही है कि बाहर से कोई एंटीजन आए, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी अदर पैथोजन हो, उसको एनगाल्फ करना है, फिर उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद उसका जो फ्रैगमेंट है उसको बाहर की तरफ शो करना है बाकी के इम्यून सिस्टम सेल को। कौन सी सेल को शो करना है? टी हेल्पर सेल को शो करना है। ये टी हेल्पर सेल क्या करेगा? सिग्नल प्रोवाइड करेगा दूसरे टी हेल्पर सेल को तैयार करने में। तो टी हेल्पर सेल का प्रोलिफरेशन होगा, ये हेल्प करेगा बी सेल्स को प्रोलिफरेट होने में, बी सेल का प्रोलिफरेशन होगा, फिर बी सेल प्लाज्मा सेल बनेगा, प्लाज्मा सेल स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार करेगा जो आके इस एंटीजन के साथ बाइंड करके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो बेसिकली ये इनेट इम्यूनिटी के साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी को कनेक्ट करता है। इसीलिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल हर जगह जिक्र किया जब भी हमने बात की है इनेट इम्यूनिटी के बारे में, एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में। अभी यहां पर देखो इंटरनलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद MHC एक रिसेप्टर, उसके जरिए इस एंटीजन की फ्रैगमेंट को बाहर की तरफ लाइक नॉर्मल टी हेल्पर सेल को यहां पर शो किया जाता है। ओके, और कुछ और जगह पर अलग बात होता है। तो MHC1 के जरिए इंडिजिनस मतलब
अपने ही शरीर के अंदर का कुछ एक एंटीजन को बाहर की तरफ शो किया जाता है। तो दोनों तरीके का प्रोसेसिंग होता है। एक तो एक्सटर्नल एंटीजन, ये एंटीजन जो बाहर से आ रहा है ये एक्सटर्नल एंटीजन हो गया, इसको MHC क्लास 2 के जरिए बाहर शोकेस किया जाता है। और जो इंटरनल एंटीजन, ये इंटरनल हो गया। मान लो एक बैक्टीरिया, एक वायरस हमारी कुछ सेल को इन्फेक्ट किया हुआ है, तो वायरल पार्टिकल उसके अंदर है, तो उस वायरल को चॉप करके, डिग्रेड करके उसके हिस्से को बाहर की तरफ शोकेस किया जाता है। तो वो जब बाहर की तरफ शोकेस किया जाता है उसको कहा जाता है इंटरनल एंटीजन को प्रोसेस करना, जो MHC क्लास 1 से प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का रोल यही है कि वो नॉर्मली इंडिजिनस नहीं, एक एक्सटर्नल जो एंटीजन है उसको प्रोसेस करके बाहर की तरफ शो करेगा। तो इसको हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं। हालांकि MHC 1 के जरिए हर एक न्यूक्लिएटेड सेल इंटरनल जो एंटीजन है उसको बाहर दिखा सकता है, मगर उसको प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं बोलते हैं। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसी सेल्स को बोला जाता है जो कि बाहर से आने वाले एंटीजन को प्रोसेस करके शो करेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ APCs देख लेते हैं, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एटिपिकल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब प्रोफेशनल में क्या आ जाता है, डेंड्रिटिक सेल्स हो गया, मैक्रोफाज, ये डेंड्रिटिक सेल, ये मैक्रोफाज, और ये बी सेल। इस तीन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में भी डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफाज ज्यादा टाइम काम करता है, क्योंकि ये दो सेल्स जो है ये टी हेल्पर सेल के साथ इंटरेक्ट करके एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए काम करता है। फीचर्स क्या है, ये सेल्स फैगोसिटिक है और एक्सप्रेस रिसेप्टर्स ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स, और जैसे कि पैम्स पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को देखते हुए वो इन्गल्फ कर सकता है। ठीक है, टिश्यूज में लोकलाइज होता है और वहां पर लिम्फ नोड में भी जाता है, जहां पर टी सेल के साथ इंटरेक्ट करके टी सेल को सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि टी सेल एम्प्लीफिकेशन कर पाए, प्रोलिफरेशन कर पाए। ठीक है, ये सारे फीचर्स है। और बी सेल्स क्या क्या फीचर है, बी सेल्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल है ये नॉर्मली वो TLR के जरिए एंटीजन के साथ बाइंड करता है, एक्सटर्नल एंटीजन के साथ, फिर उसको इनगल्फ करता है, प्रोसेस करता है, MHC2 के जरिए बाहर प्रेजेंट करता है। बी सेल भी MHC2 के जरिए बाहर प्रेजेंट करता है, मगर बी सेल का जो रिसेप्टर है वो है IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। बेसिकली वो एक एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी एंटीजन के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करेगा। अगर बाइंड करता है तब भी जाके बी सेल क्या करता है, खुद को भी प्रोलिफरेट कर सकता है। बी सेल का सेल्फ प्रोलिफरेशन होता है, मैच्योरेशन होता है। ओके, और यहां पर सिर्फ इंटरेक्शन एक एंटीजन के साथ एक एंटीबॉडी के इंटरेक्शन नहीं, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल को भी इंटरेक्ट करना पड़ता है इस चीज को एक्टिव करने के लिए। तो ये सब हो गया प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफाज और बी सेल। इसके अलावा हमारे पास है एटिपिकल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं बोलते, जैसे कि मास्ट सेल हो गया, बेसोफिल, एओसिनोफिल। ओके, क्या फीचर्स है, इंड्यूसेबल एक्सप्रेशन ऑफ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। मतलब नॉर्मली तो ये MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं करता है सरफेस पे, मगर हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं, करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ओके, मगर इन लोगों का जो ये सेल्स है इसका एंटीजन प्रेजेंटिंग फंक्शंस लिमिटेड है। ठीक है, स्पेशली इन टाइप 2 इम्यून सेटिंग्स, लैक ऑफ कंपेलिंग एविडेंस दैट दे कैन एक्टिवेट CD4 टी सेल। बेसिकली ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम क्या होता है, टी सेल, हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करना, और एक सिर्फ एक्टिवेट नहीं, एक क्रॉस टॉक, एक्टिवेट बोलना भूल होगा, इसको सेल्फ स्टिमुलेट करना। जैसे कि एक इंटरेक्शन मिले APC से टी हेल्पर सेल को, तो टी हेल्पर सेल खुद को ही सेल्फ एम्पलीफाई करता है, प्रोलिफरेट करता है और ये सिग्नल देता है बी सेल को भी, ताकि वो एंटीबॉडी तैयार कर पाए। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये प्रोसेस ज्यादातर सिचुएशन पे ये जो एटिपिकल एपीसीज है वो कर नहीं पाता। एक्चुअली ज्यादातर नहीं, अभी तक कोई एविडेंस ही नहीं ये कर पाए, इसलिए इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में गिनते नहीं है। हम गिनते हैं सिर्फ ये तीनों सेल, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफाज एंड बी सेल के बारे में। ओके, तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट। डेंड्रिटिक सेल सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर। डेंड्रिटिक सेल क्यों? क्योंकि देखो डेंड्रिटिक सेल का फंक्शन क्या है। बेसिकली डेंड्रिटिक सेल टी हेल्पर सेल को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाता है। और डेंड्रिटिक सेल जो है सिर्फ एक ही जगह नहीं, शरीर के अलग अलग जगह में मौजूद होता है, अलग अलग टाइप के नाम से मौजूद होता है। जैसे कि डेंड्रिटिक सेल बोन मैरो में ही तैयार होता है। इस बोन मैरो का जो स्टेम सेल है, जो कि टोटीपोटेंट काइंड ऑफ सेल है, वहीं से तैयार होता है।
और दो अलग नेम होता है, एक होता है लैंगरहांस सेल्स एलसी और एक होता है इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल आईडीसी। ये दोनों ही बोन मैरो से डेवलप होता है, स्टेम सेल से डेवलप होता है, बोन मैरो की स्टेम सेल से। लैंगरहांस सेल जो है वो स्किन में पाया जाता है, ऊपर सरफेस की ओर पाया जाता है बॉडी के। अगर स्किन डिग्रेड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा लैंगरहांस सेल्स। और इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो माइग्रेटरी सेल्स है, मतलब वो नॉर्मली बॉडी में रहता है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, मगर वो जहां जहां पे इंफेक्शन है वहां पे माइग्रेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, वहां पे पहुंच जाएगा और उसके काम जो है वहां पर स्टार्ट कर देगा। और थर्ड जो है जो टोटली डिफरेंट है वो है फॉलिकुलर मेसेनकाइमल सेल से तैयार हुआ फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स। फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो पर्टिकुलरली फॉलिकल्स में होता है और उसके बारे में बात करेंगे लेटर। तो फंक्शंस क्या है देखो, प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन मटेरियल प्रेजेंट इन सेल सरफेस टू द टी सेल और मैसेंजर बिटवीन द इनेट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, यही बात है, राइट। और कैसे करता है देखो, डेंड्रिटिक सेल सेम प्रोसेस है, एंटीजन को खा लेता है, फ्रैगमेंट करके उसको बाहर शो करता है टी हेल्पर सेल को, हेल्पर सेल खुद को स्टिमुलेट करता है, प्रोलिफरेट करता है, राइट। अभी यहां पर बात देख लेते हैं डेंड्रिटिक सेल के एग्जाम्पल। तो यहां पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल जो स्किन में पाए जाते हैं डेंड्रिटिक सेल, एंड दैट इज नोन एज लैंगरहांस सेल, ठीक है। और लैंगरहांस सेल सिर्फ स्किन में ही मिलता है, उसके अलावा जो है इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल वो यहां से लिखा हुआ है। जो माइग्रेटरी सेल है, ये लैंगरहांस सेल्स के बारे में लिखा नहीं हुआ है। माइग्रेटरी सेल्स जो लिम्फेटिक्स में चला जाता है, पैराकॉर्टेक्स ऑफ द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स इंटरेक्ट विद द टी सेल, और इसको इंटरडिजिटेटिंग सेल्स बोलते हैं, जो क्लास 2 एमएचसी से भरा पड़ा होता है, राइट। तो लैंगरहांस सेल्स भी क्लास 2 एमएचसी से भरा है और इंटरडिजिटेटिंग आईडीसी डेंड्रिटिक सेल ये भी क्लास 2 एमएचसी से भरा पड़ा है, राइट। मगर फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल में क्लास 2 एमएचसी जो है वो नहीं रहता है। तो देखो इंटरडिजिटेटिंग सेल्स क्या हो गया, थाइमस में रहता है और ये माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी, जब भी थाइमस से कहीं पे इंफेक्शन हो तो वहां पर वो पहुंच जाएगा, ये एक बात होता है। देखो डेंड्रिटिक सेल्स कैसे यहां पर मौजूद है। एक लिम्फ नोड की बात करें तो वहां पर देखो टी सेल्स कहां पर है, ये डेंड्रिटिक। सो ये एक डेंड्रिटिक सेल आप देख पा रहे हैं, डेंड्रिटिक सेल साइज में बड़ा है टी सेल से। तो एक डेंड्रिटिक सेल और कितने सारा टी सेल के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है एट द सेम टाइम, और वो सारे टी सेल को हम टी हेल्पर सेल बोलते हैं। और उसमें क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन 4 CD3 तो रहता ही है, उसके साथ CD4 रहता है, CD8 नहीं रहता है। CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ रहता है। तो ये है इंटरैक्टिव डोमेन, ठीक है। और क्या होता है कि डिलीट टी सेल दैट रिएक्ट अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, ये सबसे अनोखा एक फीचर इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में, कि देखो नॉर्मली टी सेल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, ये जो एंटीजन को वो शो कर रहा है, टी सेल उस एंटीजन को डिटेक्ट कर पा रहा है, राइट। टी सेल इसको डिटेक्ट कर पा रहा है, तभी तो टी सेल उसके साथ इंटरेक्ट करके खुद को प्रोलिफरेट कर रहा है, राइट। मगर कभी कभी अगर सेल्फ मटेरियल आ गया, मतलब सेल्फ मटेरियल मतलब बॉडी के सेल्स के खुद की ही एक प्रोटीन के कंपोनेंट, अगर ये एंटीजन की जगह चला गया सेल्फ, और उसको टी सेल फॉरेन के तौर पे मानने लगे, तो इसको भी बहुत, इससे क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। मतलब इम्यूनिटी के जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, वो फेल हो रहा है। तो यहां पर खुद की मटेरियल को फॉरेन बोला जा रहा है, तो ये ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये जो आईडीसी इंटरडिजिटेटिंग डेंड्रिटिक सेल है इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल ऑफ बी सेल्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड जो टिश्यू है वहां पर फॉलिकल, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में इसको पाए जाते हैं। ये नॉन माइग्रेटिंग सेल्स है और इसमें एफसी रीजन, एफसी मतलब ये जो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स हमें पता है, इसका ये FAB रीजन है, दोनों टॉप रीजन FAB होता है, ये होता है FC रीजन, निचली हिस्सा। तो FC रीजन को, रिसेप्टर को FC रीजन मतलब ये देखो, ये डेंड्रिटिक सेल, मैं इसको डेंड्रिटिक सेल मतलब ऐसे ही ड्रॉ करता हूं, और डेंड्रिटिक सेल के सरफेस में ये FC रिसेप्टर मौजूद होता है, मतलब इसमें जाके एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है। ये एक ही है डेंड्रिटिक सेल, एक ऐसा, ये जो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल है ये एक ऐसा डेंड्रिटिक सेल है जिसके सरफेस पे FC रिसेप्टर है, ताकि एंटीबॉडी जाके बाइंड कर पाए। सिर्फ एंटीबॉडी अगर जाके बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली वो एंटीबॉडी एंटीजन को भी कैप्चर कर सकता है। तो इस हिसाब से फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल ना तो MHC2 के जरिए एंटीजन के साथ शोकेस कर सकता है टी सेल को, उसके साथ साथ एंटीबॉडी FC रीजन के साथ यहां पर बाइंड कर सकता है। एंटीबॉडी बाइंड करेगा तो एंटीजन के साथ भी बाइंड करेगा, तो एंटीजन को डिटेक्ट कर सकता है। लैक्स क्लास 2 MHC, तो ये फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल क्लास 2 MHC
फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर। और ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर सकता है फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल। और कौन कौन सी सीडीज है, CD21 एंड CD35 इंपॉर्टेंट मार्कर्स होता है फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल में। फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। अब अगर कभी किसी भी इम्यूनोलॉजी बुक से पढ़ रहे हो तो फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल प्रोसेस एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टी सेल में ज्यादातर पाया जाएगा। मैक्रोफाज एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो डेंड्रिटिक सेल के बारे में हम बात कर चुके हैं। डेंड्रिटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों प्रकार के सेल्स के बारे में बात कर चुके हैं। अभी बात कर लेते हैं मैक्रोफाज। मैक्रोफाज एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमने बहुत बार बात किया है, पहले भी जब हमने स्टार्ट किया इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स, हर एक टाइम पे हमने बात किया, क्योंकि मैक्रोफाज जो है ये इनेट इम्यून सिस्टम की पार्ट है, राइट। तो इनेट इम्यूनिटी में मैक्रोफाज हर वक्त मौजूद होता है बॉडी में, वो हर वक्त टिश्यूज में जहां जहां इन्फेक्शन हो वहां पे पहुंच जाएगा। और ये मैक्रोफाज पहला ऐसा सेल्स है जो बाहर से आने वाला बैक्टीरिया या फिर वायरस और कोई भी पार्टिकल को इनगल्फ करके चॉप करके बाहर शो करेगा। और इंटरेक्शन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो यहां पर एंटीजन आ गया, एंटीजन के साथ बाइंड किया, उसको इंटरनालाइज किया, ब्रेक किया, बाहर की तरफ शो किया टी हेल्पर सेल को, जिसको CD4+ सेल भी बोलते हैं। जरिए किसके जरिए, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के जरिए। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की तरह तो लॉक एंड की फिट है नहीं, नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। कोई बात नहीं, नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंटीजन के साथ हो, फिर भी उसको इनगल्फ करना है, उसको बाहर की तरफ शो करना है टी हेल्पर सेल को, ताकि टी हेल्पर सेल बाकी का रिस्पॉन्स स्टार्ट कर पाए। और यहां पर जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ सिंगल इंटरेक्शन नहीं है, को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल भी चाहिए होता है अलग से, उसके बारे में भी पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। देखो तो तीनों स्टेप यहां पर मौजूद है। एक तो बैक्टीरियम इनगल्फमेंट हो गया, सेकंड स्टेप क्या हो गया, लाइसोसोमल फ्यूजन, उसको डिग्रेड करना है अंदर, और थर्ड डाइजेस्टेड कंपोनेंट को MHC क्लास 2 के जरिए बाहर शो करना है, यहां पर बाहर शो करना है, राइट। यही तीनों स्टेप्स है। तभी बी सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसे होगा। देखो बी सेल्स के बारे में यह है कि बी सेल्स तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैक्टरी है, तो प्रिडोमिनेंटली जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल भी उसमें है, मगर प्रिडोमिनेंटली मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल ही ये जो काम है एंटीजन प्रेजेंटेशन का करता है। मगर बी सेल क्या करेगा, बी सेल भी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि बी सेल के सरफेस में एंटीबॉडी रहता है। कौन से एंटीबॉडी, नॉर्मली IgD एंटीबॉडी रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो इस इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। यहां पर इंटरेक्शन स्पेसिफिक हो सकता है। मैक्रोफाज के साथ जो इंटरेक्शन था वो नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर एंटीजन इंटरेक्शन था, यहां पर इंटरेक्शन नॉन स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक, यहां पर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ही होगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन बहुत तगड़ा और स्पेसिफिक होता है। अब वो जब भी हो जाएगा फिर MHC क्लास 2, ये फिर से MHC क्लास 2 आ गया, इसके जरिए एंटीजन को बाहर शो किया जाता है टी हेल्पर सेल, वही CD4+ सेल, जो जाके फर्दर रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करने में मदद करेगा। तो यही होता है। तो बी सेल क्या कर सकता है, इंटरनलाइज एंटीजन, रिकॉग्नाइज द सोल्यूबल एंटीजन, प्रोसेस द एंटीजन एंड प्रेजेंट इट। तो यहां पर एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे बी सेल का रोल यही होता है कि एंटीजन, वही एक ही रोल होता है, एंटीजन आया, इनगल्फ किया जाए, ब्रेक किया जाए, बाहर शो किया जाए। मगर बाद में जब टी हेल्पर सेल एंटीजन सेल फर्दर बी सेल को एक्टिवेट करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, तब वो बी सेल बनेगा प्लाज्मा सेल। और जब वो प्लाज्मा सेल बनेगा तब वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। वो सिर्फ एंटीजन को बाहर शो नहीं करेगा, क्योंकि प्लाज्मा सेल का जो फीचर है, जो बी सेल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, उसका फीचर है एंटीबॉडी तैयार करना। मगर यहां पर बी सेल का रोल हमने देख रहे हैं सिंपली कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तरह काम कर रहा है। दैट्स इट। फंक्शंस ऑफ एपीसीज आखिर में बात कर लेते हैं। देखो फंक्शंस क्या है, तीनों लिखा हुआ है, ये है डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफाज, बी सेल, राइट। तो हर एक सेल के देखो एंटीजन प्रेजेंटेशन ही फंक्शन होता है। मैंने कहा आपको कि एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए प्राइमरीली जो इंटरेक्शन है, एक ही इंटरेक्शन जो MHC क्लास 2 शो कर रहा है एंटीजन को, और उसके साथ टी सेल रिसेप्टर का इंटरेक्शन, राइट। तो लिख देता हूं मैं MHC क्लास 2, उसके साथ किसका इंटरेक्शन, टी सेल रिसेप्टर। ये पहला इंटरेक्शन। मतलब इसके अलावा भी और एक को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन चाहिए होता है, जैसे कि यहां पर देख पा रहे हो आप। को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन कहा हो रहा है, डेंड्रिटिक सेल अगर हो तो डेंड्रिटिक सेल के तरफ से आ रहा है B7 रिसेप्टर, और टी हेल्पर सेल से क्या आ रहा है, CD28, क्लस्टर डेजिग्नेशन 28। ये को स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स टी सेल से आ रहा है। ये एक्स्ट्रा चाहिए होता है कि डेंड्रिटिक सेल से इंटरेक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जो इंटरेक्शन है, दो इंटरेक्शन चाहिए होता है। एक तो मेजर इंटरेक्शन MHC क्लास 2 के साथ TCR, बीच में एंटीजन फंसा हुआ है, राइट।
और सेकेंड जो है, अगर ये डेंड्रिटिक सेल होता है तो B7 डेंड्रिटिक सेल से आ रहा है, देखो यहां पर, और CD28 आ रहा है नाइव टी सेल से, ठीक है, यही बात है। और मैक्रोफाज के साथ इफेक्टर टी सेल का इंटरेक्शन होता है जो बाद में ये प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। फिर भी बी सेल के साथ भी इफेक्टर टी सेल का इंटरेक्शन होता है जो बी सेल को फर्दर स्टिमुलेट करेगा और इंश्योर करेगा कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बने, वो प्लाज्मा सेल बने। तो देखो डेंड्रिटिक सेल का रोल है थोड़ा अलग। डेंड्रिटिक सेल का रोल है नाइव टी सेल को एक्टिवेट करना, फिर टी सेल का क्लोनल एक्सपेंशन करना मतलब एम्प्लीफिकेशन, डिफरेंशिएशन करना मतलब तो उसका फंक्शन को एस्टैब्लिश करना, और उसको ज्यादा मात्रा में टी सेल को जनरेट करना, और ज्यादा मात्रा में टी सेल का सिग्नलिंग के जरिए बी सेल और बाकी के जो प्रोसेस है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को उसको एक्टिवेट करना। तो ये डेंड्रिटिक सेल का फंक्शन है। मैक्रोफाज का फंक्शन है इफेक्टर टी सेल को एक्टिवेट करना और मैक्रोफाज को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एक्टिवेट रखना, क्योंकि टी सेल जब एक्टिवेट हो जाएगा और मैक्रोफाज और भी मैक्रोफाज को उस जगह पे लाएगा और इनेट इम्यूनिटी को भी डेवलप करेगा, एडेप्टिव को भी डेवलप करेगा। बी सेल का क्या रोल है? इफेक्टर टी सेल को एक्टिवेट करना, बी सेल खुद को एक्टिवेट एंड प्रोलिफरेट करना और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। मगर इनमें से सिर्फ एक ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो डेंड्रिटिक सेल, जिसका काम है नाइव टी सेल को एक्टिवेट करके इफेक्टर टी सेल में तब्दील करना, और बाकी दो मैक्रोफाज और बी सेल इफेक्टर टी सेल के साथ इंटरेक्ट करना है। मैक्रोफाज जो है इनेट इम्यूनिटी को भी इन्फ्लुएंस करेगा और उसके साथ साथ एडेप्टिव को भी करेगा। बी सेल जो सिर्फ एडेप्टिव ह्यूमरल मोड ऑफ इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी मोड ऑफ इम्यूनिटी है, उसको एक्टिवेट करेगा। हो गया ये समरी, ये प्रोसेस। अभी एग्जैक्ट समरी जो है स्टेप बाय स्टेप क्या रहता है, मैं सिंपल टॉपिक में समझा देता हूं। एंटीजन प्रोसेसिंग कैसे होता है? प्रोसेस बाय पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स डिग्रेडेड, उसको एंटीजन प्रेजेंटेशन बोलते हैं। पेप्टाइड फ्रैगमेंट को एमएससी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया जाता है और एमएससी पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को बाहर की तरफ शो किया जाता है। ये तीनों स्टेप हमें पता है। और ये जो एक्टिवेशन है मैक्रोफाज के जरिए कैसे हो रहा है, देखो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है। पहले तो यहां पर हमने बात कर चुके हैं कि को स्टिमुलेशन अगर डेंड्रिटिक सेल है तो डेंड्रिटिक सेल से B7 और और टी हेल्पर सेल से नाइव टी सेल से CD28 आता है। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ मैक्रोफाज की इंटरेक्शन और कैसे होता है, तो पहली बात तो यह है कि मैक्रोफाज से क्या आएगा, मैक्रोफाज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो इससे आएगा मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा TCR, कहां से आएगा, टी हेल्पर सेल से आएगा, पहला इंटरेक्शन। सेकंड है को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल। अब को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल मैक्रोफाज से क्या आ रहा है, देखो ये है टी सेल, ये है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज से CD80 या फिर 86 आता है, एक को स्टिमुलेटरी रिसेप्टर। और टी सेल से क्या आता है, टी सेल से आएगा CD28, ये आता है टी हेल्पर सेल से, और इफेक्टर टी से, ओके CD28। तो CD20 आएगा इफेक्टर टी सेल से आया, और CD80 और CD86 आया मैक्रोफाज से। दिस इज कॉल्ड को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन, और ये सिग्नल को स्टिमुलेशन। पहला सिग्नल तो है एंटीजन प्रेजेंटेशन का सिग्नल जो आ रहा है MHC क्लास 2 फ्रॉम मैक्रोफाज, और TCR टी सेल रिसेप्टर फ्रॉम टी हेल्पर सेल। और सेकंड सिग्नल ये को स्टिमुलेशन आ रहा है CD28 टी सेल से आ रहा है, CD80 और 86 आया मैक्रोफाज से एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और जब भी ये दो कनेक्ट होता है तब सिग्नल केमिकल मैसेंजर्स आता है सिग्नल के तौर पे, और उसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बोलते हैं। कौन से साइटोकाइंस? इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 1, इंटरफेरॉन अल्फा बीटा, ये सारे चीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से रिलीज होकर टी सेल में आता है, और टी सेल इसको रिसीव करने के साथ साथ अलग अलग इंटरल्यूकिन जैसे कि इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करता है, और उसका अलग अलग रोल है। वो जाके एडेप्टिव मोड ऑफ इम्यून सिस्टम को सिग्नल करता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। मैं इसमें फोकस नहीं करना चाहता हूं, मगर फिर भी यहां पर थोड़ा चीज जो है जितना इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया। अभी फाइनली है समरी, कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीसी। देखो ये जो डेंड्रिटिक सेल है कहां ये काम कर रहा है, देखो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफाज, बी सेल। अब ये लिम्फ नोड में कहां पे मिलता है, डेंड्रिटिक सेल देखो लिम्फ नोड में कहां मिलता है, ये टोटल एरियाज है वहां पे मिलता है। टी सेल का एरिया जो है ब्लू कलर में शेड किया हुआ बहुत से जगह यहां पे मिलता है, टी सेल एरिया में इसको पाए जाते हैं, क्योंकि ये टी सेल के साथ इंटरेक्ट करता है, नाइव टी सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। अब मैक्रोफाज को कहां मिलता है, मैक्रोफाज टोटल एरिया में ही मिलता है, पूरे के पूरे जो जगह लिम्फ नोड में वहां पे मिलता है। और बी सेल सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल्स में पाए जाते हैं, ठीक है।
ये डिफरेंस है। अब ये जो डेंड्रिटिक सेल है, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल फॉलिकल में मिलेगा, बाकी के अलग अलग जगह। तो डिफरेंसेस क्या है? एंटीजन अपटेक के बात करें तो डेंड्रिटिक सेल एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस दोनों ही करता है, मैक्रोफाज फैगोसाइटोसिस, बी लिम्फोसाइट रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करता है। क्लास 2 एक्सप्रेशन डेंड्रिटिक सेल में कंस्टिट्यूटिव मतलब क्लास 2 एक्सप्रेस हो ही जाता है, क्लास 2 MHC एक्सप्रेस होता ही रहता है। मैक्रोफाज में भी इंड्यूसेबल है, होता है मगर इंड्यूसेबल, बी लिम्फोसाइट में भी होता ही रहता है। मैक्रोफाज में इसको हमें इंक्रीज मतलब होता है, रहता है, मगर फिर भी हमको इंड्यूस करना पड़ता है। को स्टिमुलेटरी एक्टिविटी तीनों में ही है, मगर डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर? B7 मेडिएटेड को स्टिमुलेशन तीनों में है, सबसे ज्यादा डेंड्रिटिक सेल में होता है क्योंकि नाइव टी सेल को एक्टिवेट करता है। ये नाइव को करता है, इफेक्टर को करता है, मेमोरी टी सेल, तीनों के तीनों टी सेल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है डेंड्रिटिक सेल। इसीलिए मैंने पहले कहा कि डेंड्रिटिक सेल प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में सबसे महत्वपूर्ण है। बी सेल भी नेटिव टी सेल इफेक्टर और मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मगर इसका रोल थोड़ा लिमिटेड होगा यहाँ पर। और जो मैक्रोफाज है वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, यही कंपैरेटिव स्टडी है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में। इस हिंदी वीडियो में हम बात करने वाले मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC क्लास 1, MHC क्लास 2 के बारे में। और उसके अलावा भी MHC क्लास 3, MHC क्लास 4 होता है। क्या चीज है मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स? What is major histocompatibility complex? मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का टाइप्स क्या है और कैसे MHC क्लास 1, MHC क्लास 2 काम करता है और कैसे ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके साथ साथ आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो हमने बना के रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना और इस इम्यूनोलॉजी सीरीज को जरूर शुरुआत से लेकर अंत तक फॉलो करें ताकि आपको आइडिया आए। तो MHC क्या है? मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स is a set of surface proteins located in the cell membrane of nucleated cells. It plays more important role to identify the antigen between self and non-self body. और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो हमें हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स में मौजूद होता है, नॉर्मल सेल्स में भी मौजूद होता है, और ये हमें ये चीज हमारे सेल्स को बोलने में मदद करता है कि कौन सी एंटीजन सेल्फ है, कौन से एंटीजन नॉन सेल्फ है। मतलब कोई भी फ्रैगमेंट ऑफ प्रोटीन आया, उसको एंटीजन के नेचर हो तो वो सेल्फ है या फिर फॉरेन है, वो खुद के शरीर के अंदर से जनरेट हो रहा है या फिर बाहर से जनरेट हो रहा है। अगर बाहर से जनरेट हो रहा है तो MHC क्लास 2 उसको लेकर काम करेगा, अगर अंदर से जनरेट हो रहा है तो MHC क्लास 1 उसको लेकर काम करेगा। ओके, हिस्टो रेफर्स टू टिश्यूज, कंपैटिबिलिटी रेफर्स टू लिविंग टुगेदर इन हार्मोनी। इसको कहते हैं हिस्टो कंपैटिबिलिटी, मतलब टिश्यू हार्मोनिकली एक साथ यहां पर रह पा रहा है या नहीं। MHC molecules always recognize only T lymphocytes. The two types of MHC जहां पर काम करता है, एक तो है MHC क्लास 1, MHC क्लास 2, और T lymphocyte के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली ये दोनों टाइप का MHC होता है, MHC 1, MHC 2। MHC 1 जो है वो हर एक बॉडी के हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में मौजूद होता है, नर्व सेल को छोड़कर, प्लेटलेट्स को छोड़कर। MHC क्लास 2 सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कुछ इम्यून सिस्टम के सेल में मौजूद होता है, जिसको हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं और सिंपली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, जिसको डेंड्रिटिक सेल हो गया, जो बी सेल हो गया, मैक्रोफाज हो गया। ठीक है, तो MHC क्लास 2 के साथ कौन से टाइप के टी सेल इंटरेक्ट करता है? साइटोटॉक्सिक नहीं, नॉर्मली टी हेल्पर सेल इंटरेक्ट करता है जिसमें CD4 मौजूद होता है। और MHC क्लास 1 के साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल इंटरेक्ट करता है जिसमें CD8 मौजूद होता है। तो सिंपल सा बात यह है, ये चीज आप अगर दिमाग में बिठा लो तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। देखो यहां पर ये टोटल न्यूक्लिएटेड सेल है, सारे के सारे सेल में क्लास 1 MHC है, एक्सेप्ट फॉर 2 एग्जाम्पल मैंने बताया। क्लास 2 जो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में है, और क्लास 1 क्लास 2 MHC RBCs में बिल्कुल ही नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। टाइप्स ऑफ MHC मैंने बताया आपको, पीटर गोरर 1930 में 4 तरीके के MHC मॉलिक्यूल देखे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। इसी के बारे में हम बात करेंगे। शायद आपको सिर्फ पता है क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में, मैक्सिमम हम वही डिस्कस करते हैं, मगर उसके अलावा भी क्लास 3, क्लास 4 है। तो देखो क्लास 1 जिसका साइज 45 किलो डाल्टन, लार्ज ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में है,
सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, मैंने बताया नर्व सेल और प्लेटलेट में वो मौजूद नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इट प्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल को ये एंटीजन प्रेजेंट करता है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, जब भी MHC क्लास 1 के साथ इंटरेक्ट करेगा एंटीजन प्रेजेंटेशन के साथ, ये सिग्नल करके जो सेल इसको प्रेजेंट करेगा उसको मार देगा। ओके, एंड दैट इज द जॉब ऑफ साइटोटॉक्सिक, इसीलिए हम इसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं। जो साइटो मतलब सेल्स के लिए टॉक्सिक है, जो सेल को मार देता है, राइट। और क्यों मारेगा, क्योंकि सेल्स के अंदर अगर कोई वायरस आके बैठ चुका है नॉर्मल सेल के अंदर और सेल की डिवीजन को हाईजैक, सेल की सारे मैकेनिज्म को हाईजैक कर चुका है, तब बॉडी क्या करेगा, कोशिश करेगा कि देखो सेल तो ठीक नहीं हो पाएगा, वायरस ऑलरेडी बिठा हुआ है, तो क्या करे, खुद को ही मार दे, मतलब सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि वो वायरस भी मर जाए सेल के साथ साथ। उसी काम में साइटोटॉक्सिक टी सेल जो लगा हुआ होता है, जिसको हम CD8+ सेल्स बोलते हैं, ठीक है, यही बात होता है यहां पर। अगला जो है यहां पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये MHC क्लास 1 की स्ट्रक्चर है। MHC क्लास 1 को कैसे दिखने में होता है, देखो MHC क्लास 1 वेरी सिंपल टर्म, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब यहां पर तीनों ऐसे स्ट्रक्चर्स और एक जगह पे ऐसे गैप, मतलब मेम्ब्रेन में सिर्फ एक ही जगह ये स्पैन करता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है, देखो सिंगल, एक ही मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है, ठीक है। और यहां पर 2 अल्फा यूनिट है, ओके, 3 अल्फा यूनिट 1 2 3 और एक बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन यूनिट, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं β2m यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट है β2m। तो 3 अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कैसे अरेंज हुआ, अल्फा 1 ऐसे इस तरफ से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और यह है β2m। β2m जो है देखो वो मेम्ब्रेन एंकर्ड नहीं होता है, अल्फा 1 2 3 मेम्ब्रेन एंकर्ड है, और अल्फा 2 के साथ 3 का इंटरेक्शन डाइसल्फाइड ब्रिज से होता है, ठीक है, और 3 के साथ 3 का खुद का इंटरेक्शन, एक्चुअली 2 के साथ 2 का खुद का इंटरेक्शन डाइसल्फाइड ब्रिज, 3 के साथ 3 का डाइसल्फाइड ब्रिज इंटरनल इंटरेक्शंस होता है, और β2m में भी एक डाइसल्फाइड ब्रिज से ये पकड़ेगा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 पॉलीपेप्टाइड नेमिंगली अल्फा एंड β2 माइक्रोग्लोब्यूलिन, मैंने बताया यहां पर β2 अल्फा चेन ये जो अल्फा चेन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन अल्फा चेन का ही होता है, और ये HLA एक पर्टिकुलर एलील जीन है, इससे कोडेड होता है ह्यूमन में, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कुछ देर बाद। अल्फा चेन ऑर्गेनाइज इन 3 डोमेन्स अल्फा 1 2 एंड 3, β2 माइक्रोग्लोब्यूल सिमिलर इन साइज ऑफ अल्फा 3 एंड इट डज नॉट कंटेन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, मैंने बताया क्लियरली, ओके। व्हेन द एंटीजन इज इंटरनलाइज्ड एंड प्रोसेस्ड इनसाइड बाय प्रोटियासोम, तो इंटरनल जब भी कोई लाइक वायरस की कोई ऐसे प्रोसेस, वायरस शरीर के अंदर है उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो प्रोटियासोम ही उसको डिस्ट्रॉय करेगा, फिर उसके बाद यूबिक्विटिनेशन होगा, उसको डिस्ट्रॉय करके उसके स्मॉल स्मॉल टुकड़े जो फ्रेगमेंट है जनरेट होगा और उसको बाहर की तरफ शो कर दिया जाएगा थ्रू MHC1। कैसे किया जाएगा उसका भी मैकेनिज्म हम बाद में देख लेंगे, ओके। तो ये देखो ये प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द साइटोसॉल। नॉर्मली तो क्या होता है, साइटोसॉल के अंदर प्रोडक्शन होता है, वायरस आ गया अंदर, ये वायरस और खुद के प्रोटीन्स यहाँ पे बना रहा है, वायरस का यही तो फंडा है, वायरस अपने शरीर हमारे शरीर के सेल में आएगा और शरीर का ही मैकेनिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म को हाईजैक कर लेगा, खुद के प्रोटीन्स यहाँ पर बनाएगा। तब क्या हो गया, यहाँ पर इसको जब भी देखो ये प्रोटीन तैयार कर रहा है, तो बॉडी का नॉर्मल जो प्रोसेस है इसको पॉलीयूबिक्विटिनेशन करेगा। यूबिक्विटेशन का मतलब ये होता है कि यूबिक्विटिन छोटा प्रोटीन, और किसी भी प्रोटीन को सेल के अंदर अगर यूबिक्विटिन की टैग लग गया उसका मतलब है उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो जब भी वायरल प्रोटीन में यूबिक्विटिन का टैग लगा देता है सेल, तो सेल क्या करेगा, प्रोटियासोम एक कॉम्प्लेक्स होता है जो चॉपिंग फैक्ट्री होता है, उसके अंदर वायरल प्रोटीन चला जाएगा, उस वायरल प्रोटीन को चॉप करके ब्रेक करके डिग्रेड कर दिया जाएगा, तो इसको वायरल पेप्टाइड कहा जाए। देखो ये तो वायरल पेप्टाइड्स तैयार हो गया, मतलब ये एंटीजन हो गया है ना, ये जो क्योंकि ये पेप्टाइड्स, ये जो प्रोटीन है ये वायरस की ऑरिजिन है, मतलब फॉरेन ऑरिजिन है, एंटीजन हो गया। अभी एंटीजन को क्या किया जाएगा, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में लोड किया जाएगा। कैसे लोड किया जाएगा देख लो। पहली बात तो है कि MHC क्लास 1 खुद को प्रिपेयर कहां पे करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER इसके लुमेन में, लुमेन और ये मेम्ब्रेन अलग है, लुमेन व्हाइट कलर से है, मेम्ब्रेन जो है ब्राउन कलर से है। तो ये देखो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये क्या है, ये MHC क्लास 1 का प्रोटीन तैयार हो रहा है और उसको तैयार होने के साथ साथ ER की लुमेन की तरफ ऐसे धकेल दिया जाता है। और एक शैपेरोन प्रोटीन भी रहता है जो MHC क्लास 1 प्रोटीन को प्रॉपरली फोल्ड होने में, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 3 हो गया, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए शैपेरोन प्रोटीन भी मौजूद होता है ताकि फोल्डिंग जो है प्रॉपरली हो। शैपेरोन प्रोटीन्स क्या होता है,
जो प्रोटीन फोल्डिंग हेल्पर प्रोटीन्स होता है, राइट। तो जब पॉलीपेप्टाइड तैयार होता है वो ठीक ठाक से फोल्ड हो, ये देखना काम होता है chaperones की, तो वो यहाँ पर हो रहा है। अब जब ये हो गया तब यहाँ पर देखो एक प्रोटीन रहता है टैपेसिन, टैपेसिन और टैपेसिन के साथ, टैपेसिन क्या करेगा, टैपेसिन ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो तैयार हो चुका है उसको नजदीक लेकर जाएगा, किसके नजदीक, टैप ट्रांसपोर्टर। टैप एक ट्रांसपोर्टर, एक चैनल प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में, देखो EH टैप, और उसके जरिए ये जो चॉप्ड पेप्टाइड है, वायरस की पेप्टाइड जो एंटीजन, वो धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लुमेन में लेकर आया जाएगा। फिर ये टैपेसिन क्या करेगा, टैपेसिन ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ टैप को बहुत नजदीक लेके जाएगा ताकि ये जो एंटीजन है ये MHC क्लास 1 में लोड हो पाए, इंटरैक्ट करके बैठ पाए। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, MHC क्लास 1 में जो है एंटीजन, वायरल एंटीजन लोड हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट देखो। लोड होने के बाद देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बनाकर ये MHC क्लास 1 गोल्जी अपैरेटस में आएगा, गोल्जी अपैरेटस से वेसिकल बनाकर एक्सोसाइटोटिक वेसिकल बनाकर, एक्सोसाइटिक वेसिकल बनाकर वो बाहर की तरफ आके मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा। अभी ऐसे मेम्ब्रेन में MHC क्लास 1 वायरस की वो जो फ्रैगमेंटेड प्रोटीन है बाहर की तरफ ऐसे शो करेगा। किसको शो करेगा, टी सेल को। कौन से टी सेल को, ये क्लास 1 MHC है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को शो करेगा जो CD8+ टी सेल है, और वो क्या करेगा, सिग्नलिंग से इसको कुछ एंजाइम जिसको परफोरिन्स बोलते हैं, ग्रैंजाइम्स बोलते हैं, परफोरिन्स रिलीज करेगा जो कि इस मेम्ब्रेन में छेद कर देगा, होल क्रिएट करेगा, और ग्रैंजाइम्स अंदर आके, वो एक एंजाइम्स है, और एंजाइम्स जाके प्रोटीन्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करेगा तो सेल को मार गिराएगा। ये टोटल प्रोसेस है। कैसे ये होता है, स्टार्ट होता है प्रोटीन प्रोडक्शन इन साइटोसॉल, प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन, मतलब वायरल प्रोटीन को डिग्रेड किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू द ER, मतलब MHC क्लास 1 तैयार हो चुका है, असेंबली ऑफ पेप्टाइड इन क्लास 1 ER लोड हो चुका है, सो लोडिंग ये, और आखिरकार सरफेस एक्सप्रेशन। और सरफेस एक्सप्रेशन के बाद हमें पता है कि टी सेल क्या करेगा। और अगर ये चीज बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि MHC क्लास 1 है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ जो CD8+ है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो सेल को मार देगा। और दूसरी तरफ हम देखेंगे MHC क्लास 2 जो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, CD4+ टी सेल के साथ, टी हेल्पर सेल के साथ, बाद में देखेंगे। तो इसमें एसोसिएटेड एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, देखो ये एंटीजन प्रेजेंटेशन के प्रोसीडियर है, ठीक है। एनगल्फमेंट हो गया, इंटरेक्शन हो गया, CD8+ के साथ इंटरेक्शन होगा, उसको लाइसिस किया जाएगा। MHC क्लास 2 की प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं। MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में पाए जाते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोफेशनल भी होता है, एटिपिकल भी होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, कौन सी टाइप से, क्या फंक्शन से, उसके भी डिटेल वीडियो मौजूद है, उसको भी देख लो। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल देखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जो कि मैक्रोफाज हो गया प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्रिटिक सेल हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट। तो इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो क्लास 2 MHC है ना, वो इंडिजेनस, एक चीज देखो, वो एक्सोजेनस एंटीजन को प्रोसेस करता है, और ये MHC क्लास 1 इंडिजेनस, मतलब जो एंटीजन का ओरिजिन इनसाइड सेल के अंदर से ही होता है, क्योंकि सेल को तो पहले से ही वायरस इन्फेक्ट करके रखा हुआ है, तो वायरस के पार्टिकल्स जो भी यहां पर मौजूद होगा वो पहले से ही होगा सेल के अंदर, तो इंडिजिनस ओरिजिन होता है MHC क्लास 1 में। और क्लास 2 में एक्सोजिनस ओरिजिन होता है, मतलब ये जो एंटीजन है टोटली बाहर से आता है, मतलब एक बैक्टीरिया बाहर से आया और बाहर से आया है, फिर कोई भी पैथोजन बाहर से आया, एक्सोजिनस ओरिजिन होता है। और ये किसके साथ बाइंड करता है, मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे बाइंड करता है टी हेल्पर सेल, जिसको हम CD4+ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। Also consists of 2 polypeptide chain, namely alpha chain and beta chain. Okay, antigen is processed inside the endosome and peptide is further loaded onto the surface. कैसे होता है देख लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा चेन 33 किलो डाल्टन का और बीटा चेन 28 किलो डाल्टन का। यहाँ पर दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है, दोनों मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है, ठीक है। टाइप 2 में, क्लास 1 में, MHC क्लास 1 में एक ही था, ओके। तो बीटा 1 बीटा 2 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अल्फा 1 अल्फा 2, और इसमें जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस देखो बीटा 1 बीटा 2 में होता है और अल्फा 2 में होता है, ठीक है। और दोनों ही अल्फा 2 और बीटा 2 का जो चेन है वो ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में मौजूद होता है। बोथ चेन्स आर अटैच्ड नॉन कोवैलेंटली
दो यूनिट से बना हुआ होता है। बीटा 2 एंड अल्फा 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन ज्वाइंटली बियर ए पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। ये है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप जो कहां पर किससे बना हुआ होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 से, और यहीं पर जाके एंटीजन बाइंड करेगा, एक्सोजेनस एंटीजन बाइंड करेगा और टी सेल रिसेप्टर के जरिए, यहां पर टी सेल होगा, कौन सा टी सेल, टी हेल्पर सेल, CD4+ टी सेल इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे MHC क्लास 2 एंटीजन को प्रोसेस करता है, देख पा रहे हो। ये अगेन ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कैसे पहले से ही प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है देखो। और जब भी क्लास 2 मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है, उसका जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव है, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव, ये खाली नहीं रहता है, ये एक इनवेरिएंट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन से ब्लॉक किया हुआ होता है। ठीक है, फिर यहां से वेसिकल बल्ज आउट करके गोल्जी अपैरेटस में आ जाएगा। गोल्जी में भी देख पा रहे हो कि ये MHC क्लास 2 है और इसमें ये एक स्ट्रक्चर है ना रेड कलर का, तो इसको क्या कहते हैं हम, इनवेरिएंट चेन। ये भी बना है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही, इंटेंशनली बना है। क्यों, यहां पर गोल्जी में जाने के बाद इसको मॉडिफाई किया जाता है, डाइजेशन ऑफ इनवेरिएंट चेन, इनवेरिएंट चेन को डाइजेस्ट किया जाता है एक ऐसे कि ताकि एक छोटा हिस्सा एंटीजन बाइंडिंग ग्रुप में रह जाए और बाकी के हिस्से को रिमूव किया जाता है, और इसको हम क्लिप बोलते हैं, CLIP। ओके, जो क्लिप क्या होता है, बेसिकली क्लिप होता है इनवेरिएंट चेन का क्लिप किया हुआ एक हिस्सा, और तब ये होता है जब गोल्जी अपैरेटस से वेसिकल बाहर आता है। ओके, और उसके बाद देखो ये नॉर्मल, तो ऐसे सिचुएशन में वेसिकल के अंदर क्लास 2 MHC ऐसे तैयार होकर रह जाता है। और मैक्सिमम जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल हो गया, बी सेल हो गया, यहां पर ये मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 इसका एक्सप्रेशन कंस्टिट्यूटिव होता है, मतलब ये प्रोटीन बनता ही रहता है ऑल द टाइम, बिकॉज दे विल नीड इट, फ्यूचर में हमें चाहिए ही चाहिए, तो बनता रहता है। सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफाज में ही इंड्यूसेबल रहता है कुछ हद तक, तो ये ऐसे मौजूद है। अभी देख लेते हैं अगला स्टेप। देखो पैथोजन आया, बाहर से इंटरेक्ट किया, पैथोजन को एनगल्फ किया, फिर उसके बाद लाइसोसोम को इस वेसिकल के साथ फ्यूज किया। फ्यूज करने के साथ हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, वो जाके इस जो पैथोजन है उसको ब्रेक किया, राइट, अलग अलग एंजाइम से पैथोजन के अलग अलग हिस्से को ब्रेक किया, फ्रैगमेंट जनरेट किया। अब जब फ्रैगमेंट जनरेट हो चुका है, तब इस फ्रैगमेंट को क्या, तो ये फ्रैगमेंट्स है, अब क्या होगा, यहां पर फ्यूजन होगा, यहां पे फ्यूजन होगा। अब जब भी ये दो वेसिकल्स का फ्यूजन होगा, तब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्लिप से तो पहले ही एंटीजन बाइंडिंग क्लिप ब्लॉक्ड था, अभी ये जो फ्रैगमेंट्स है, ये फ्रैगमेंट क्लिप को रिप्लेस करेगा, क्लिफ को ये फ्रैगमेंट रिप्लेस करेगा। ये थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यूनिक है, जो MHC क्लास 1 प्रोसेसिंग में नहीं था, ये MHC क्लास 2 प्रोसेसिंग में है। क्लिफ को रिमूव करके खुद की जो पेप्टाइड है उसको लोड करेगा, बस उसके बाद ये वेसिकल फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन पे। अब मेम्ब्रेन पे हम क्या देख पा रहे हैं कि MHC क्लास 2 टारगेटेड एक्सोजेनस ऑरिजिन का जो प्रोटीन है, फ्रैगमेंट से, उसको बाहर शो कर रहा है। ठीक है, यही बात है। तो कैसे प्रेजेंटेशन होता है, देखो एंटीजन तो अपटेक हो चुका है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को अगर अपटेक करेगा, बाहर से आएगा, अपटेक करेगा, फिर उसको CD4 टी हेल्पर सेल को शो करेगा और इंटरेक्शन कंप्लीट होगा। तो चाहिए वो मैक्रोफाज हो, चाहिए वो बी सेल हो, मगर इस इंटरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ MHC क्लास 2 के साथ TCR टी सेल रिसेप्टर का इंटरेक्शन नहीं होता है, को स्टिमुलेशन भी चाहिए होता है, और को स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, हम देखेंगे बाद में। अब एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इज द MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर जो भी MHC है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, हर एक टाइप ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, ये सरफेस प्रोटीन है जो कि सेम काम कर, ऑल सारे के सारे न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर ये पाए जाते हैं, और इसका काम क्या है, MHC क्लास 2, MHC क्लास 1। देखो MHC क्लास 1 के जैसे काम भी है, MHC क्लास 2 के जैसे भी काम है। तो HLA क्लास 1 की बात करें तो वो बेसिकली HLA क्लास 1 इज MHC क्लास 1, देखो सेम थिंग है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन डोमेन, और एक पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप जो अल्फा 1 और अल्फा 2 से बना हुआ होता है। ठीक है, क्लास 2 में क्या हो जाएगा, बीटा 1, बीटा 2 राइट साइड में, अल्फा 1, अल्फा 2 राइट साइड में, दोनों मेम्ब्रेन स्पैनिंग और पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। सो बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू MHC क्लास 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू MHC क्लास 2. So HLA type 2 is MHC class 2, HLA type 1 is MHC class 1. Very simple. Okay? तो MHC class 2 जो है प्रिंसिपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करेगा वो, राइट। अभी यहां पर देख लेते हैं कि क्लास 2 फाउंड ओनली इन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल वगैरह वगैरह, राइट।
ओके, और HLA क्लास 2 मॉलिक्यूल आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ वर्सेस होस्ट रिस्पॉन्स, और ग्राफ रिजेक्शन के बारे में काम करता है। सेम चीज। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्लास 3, जिसके बारे में हम बात नहीं किए, HLA टाइप 3, जैसे कि MHC और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टाइप 3, क्लास 3। ये कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स को लिंक करता है। ठीक है, ये देखो, ये हम देख रहे हैं ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6, और यहां पर हम देख पा रहे हैं तीनों अलग अलग तरीके का HLA का लोकेशन इन जीन। क्लास 1 का यहां पर आ गया, फिर क्लास 3, क्लास 2, तो ऐसे रहता है। क्लास 2 पहले, बीच में क्लास 3 और क्लास 1 राइट, और वहां पे टेलोमियर है, यहां पर सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर से स्टार्ट करें तो क्लास 2 पहले होता है, फिर क्लास 3 होता है, फिर क्लास 1 होता है आखिर में। ठीक है, तो क्लास 3 का क्या काम होता है? C3 कन्वर्टेज के तरह काम कर सकता है, हीट शॉक प्रोटीन की तरह, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, ये जो क्लास 3 है, ये इंस्टिगेट करता है C3 कन्वर्टेज फॉर्म। C3 कन्वर्टेज क्या चीज है, अगर पता नहीं है तो बाद में पता चलेगा, इसका भी डिटेल वीडियो है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे, देखो समझ आ जाएगा। तो C3 कन्वर्टेज को रिलीज तैयार कर सकता है, हीट शॉक प्रोटीन्स को तैयार कर सकता है, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज कर सकता है। क्लास 3 HLA, ये इसका काम है, जो डायरेक्टली एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम नहीं है, डायरेक्टली ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम नहीं होता है। तो ये रहा फंक्शंस ऑफ HLA टाइप 3। यहां पर देख रहे थे फिर भी फंक्शंस HLA टाइप 3 और 4 क्या करता है। देखो, क्लास 3 MHC मॉलिक्यूल है, ओके, और इसमें दोनों अलग अलग एग्जांपल, क्लास 3 मॉलिक्यूल्स इन द इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट्स लाइक C2 एंड C4। तो बेसिकली मैंने बताया आपको कि C3 कन्वर्टेज को क्रिएट करने में मदद करता है। यहाँ पर पीछे की तरफ जाए तो C3 कन्वर्टेज तैयार करने में मदद करता है। एक कलर ले लेते हैं, C3 कन्वर्टेज तैयार करने में। और उसके साथ साथ जो फोर्थ वन है क्लास 4, रिप्रेजेंट द टी सेल्स ऑफ ल्यूकेमिया के टी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज ऑन इमेच्योर थाइमोसाइट्स। तो यही बेसिकली डिफरेंसेस है। सो तो इस सेक्शन पे हम बात करेंगे टी सेल मैक्रोफाज क्रॉस टॉक के बारे में। मैंने पहले भी बताया आपको कि टी सेल के साथ मैक्रोफाज का जो क्रॉस टॉक होता है, जो इंटरैक्शन होता है, वो बुनियाद होता है इनेट इम्यून सिस्टम से एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को सिग्नल करने के लिए। सो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी जो ऑलरेडी मौजूद इम्यूनिटी होता है और एडेप्टिव जो कोई पैथोजन आने के बाद इंस्टिकेट होता है, इस दोनों के बीच एक सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनेट इम्यून से सिग्नल एडेप्टिव इम्यूनिटी में ना जाए तो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा। और इस इंटरेक्शन के लिए टी हेल्पर सेल, जो TH सेल बोला जाता है, टी हेल्पर सेल के साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो मैक्रोफाज है, उसका इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम अलग से इस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पर कौन से साइटोकाइंस इन्वॉल्व होता है, उसका फंक्शंस क्या है, वो भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि टी सेल्स जो है होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम तो सिर्फ टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 और साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, मगर अलग अलग प्रकार के नाम से भी टी सेल जाने जाते हैं। उस डिफरेंट टी सेल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से साइटोकाइन रिलीज करते हैं, कैसे काम करता है, सब कुछ हम देखेंगे। तो क्रॉस टॉक के लिए बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके का पिक्चर, अलग अलग एक्सप्लेनेशन, तो कोई एक बुक से पढ़े तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सिचुएशन यहाँ पर सिंपल इमेज से एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली बात तो है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को ले लेते हैं, और वो है यहाँ पर मैक्रोफाज। तो मैक्रोफाज जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो एक्टिवेटरी मैक्रोफाज है, मतलब जो मैक्रोफाज इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, ब्लड में मौजूद है, ब्लड से वो टिश्यूज में आ रहा है जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पर आने के बाद जो इंटरेक्शन होता है टी सेल के साथ, टी हेल्पर 1 सेल के साथ, वो अलग से होता है। कैसे हो सकता है? देखो, टी हेल्पर 1 से रिलीज होता है इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये दो चीज़। ओके, अगर कलर ले यहाँ से, ये दो चीज़ बेसिकली होता है, इंटरफेरॉन गामा या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ये दोनों ही चीज़ टी हेल्पर 1 सेल से मैक्रोफाज की ओर रिलीज होता है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और जब ये रिसीव होता है मैक्रोफाज को, क्योंकि देखो मैक्रोफाज का तो MHC क्लास 2 है, यहाँ पर एंटीजन बाइंड किया हुआ है, टी सेल रिसेप्टर से इस एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होगा, ये सारी चीज़ हमें पता है। मगर कौन से केमिकल फैक्टर्स टी हेल्पर 1 रिलीज करते हैं? इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। उसके बाद इसको रिसीव करने के साथ साथ एक पॉजिटिव फीडबैक लूप, एक पॉजिटिव सिग्नलिंग आता है मैक्रोफाज से इन अ फॉर्म ऑफ इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 मैक्रोफाज रिलीज करता है, जो टी हेल्पर 1 पे रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। और ये इंटरैक्शन होने के साथ इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होगा, और इंटरल्यूकिन
27 जो है बेसिकली वो टी हेल्पर 1 सेल को प्रोलिफरेट होने से रोकता है। तो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 12 अगर रिलीज होता है तो टी हेल्पर 1 सेल पॉजिटिवली रेगुलेट होगा और उसका सेल्फ प्रोलिफरेशन होगा, खुद का ग्रोथ होगा। और इंटरल्यूकिन 27 रिलीज होता है तो मैक्रोफाज से ये रिलीज होने वाले सिग्नल टी हेल्पर 1 को ग्रोथ होने से और प्रोलिफरेट होने से रोकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस टॉक है। अब उसके बाद देखो, जब भी ये सिग्नलिंग कंप्लीशन ऑफ सिग्नलिंग मतलब यहाँ से टी हेल्पर 1 पहले तो इंटरल्यूकिन 12 आया मैक्रोफाज से टी हेल्पर 1 में, और टी हेल्पर 1 इन रिस्पॉन्स इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर को रिलीज करता है, पर्टिकुलरली इंटरफेरॉन गामा, जिसको हम इंटरफेरॉन गामा इंटरल्यूकिन 12 एक्सिस कहते हैं। और यही क्रॉस टॉक का बुनियाद है। और यहाँ पर जब भी ये रिसीव कंप्लीट होता है, काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ क्या होता है, मैक्रोफाज इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 23 को रिलीज करता है, और वो जाके टी हेल्पर 17 सेल को एक्टिवेट करता है और प्रोलिफरेट करने में मजबूर करता है। मैंने बताया कि अलग अलग टी सेल होता है, टी हेल्पर 1 तो हम जानते ही हैं, मगर टी हेल्पर 17 यहाँ पर और एक एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। ये होता है पहली बात है। सेकंड और एक चीज, तो यहाँ पर टी हेल्पर 1 सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट हुआ हमने देखा। अब रेगुलेटरी टी सेल के साथ भी कैसे इंटरेक्शन है तो वो देख लेते हैं। रेगुलेटरी टी सेल के साथ रेगुलेटरी मैक्रोफाज के इंटरेक्शन होता है, और रेगुलेटरी टी सेल से इंटरल्यूकिन 10 IL-10 आता है, और जो रेगुलेटरी मैक्रोफाज को एक्टिवेट करता है, और मैक्रोफाज फर्दर इंटरल्यूकिन जो कि इंटरल्यूकिन 10 फिर से रिलीज करता है, और वो जाके टी हेल्पर 2 सेल को एक्टिवेट करता है, और टी हेल्पर 2 सेल रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13, और ये दो जाके वुंड हीलिंग मैक्रोफाज को एक्टिवेट करता है। तो देखो, मैक्रोफाज का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। लाइक यूकैरियोट्स में देखिए, ह्यूमंस मतलब इंसान के शरीर में देखें तो ऐसे अलग अलग टाइप, रेगुलेटरी मैक्रोफाज, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज होता है, वुंड हीलिंग मैक्रोफाज, अलग अलग टाइप के मैक्रोफाज है, जिसका रोल बेसिकली मैक्रोफाज का रोल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ही रहेगा, फैगोसिटिक रोल रहेगा, मगर फिर भी थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन होता है इस मैक्रोफाज के रोल्स में। तो यहाँ पर रेगुलेटरी टी सेल से IL-10 रिलीज हुआ जो रेगुलेटरी मैक्रोफाज में आया, रेगुलेटरी मैक्रोफाज फिर से IL-10 रिलीज किया जो टी हेल्पर 2 सेल्स में गया, टी हेल्पर 2 सेल इंटरल्यूकिन 4 और 13, इंटरल्यूकिन 4 एंड 13 रिलीज किया जो वुंड हीलिंग मैक्रोफाज को एक्टिवेट किया। तो ये होता है टोटल टी सेल मैक्रोफाज क्रॉस टॉक। पहला जो एग्जाम्पल था वो था कैसे इनेट इम्यूनिटी के साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी को क्रॉस टॉक, क्योंकि यहाँ पर जब टी हेल्पर 1 सेल खुद को एक्टिवेट करता है तो टी हेल्पर 1 सेल फर्दर ये सिग्नलिंग करेगा बी सेल को एक्टिवेट करने में, और बी सेल को एक्टिवेट करना मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा हो जाए, राइट, ह्यूमरल इम्यूनिटी का हिस्सा होता है। सिमिलरली टी हेल्पर 17 सेल का भी कुछ रोल्स है जो हम बाद में देखेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द टी सेल मैक्रोफाज क्रॉस टॉक। तो यहां पर एज ए समरी हम टी सेल मैक्रोफाज की क्रॉस टॉक को देख लेते हैं और एक बार। ये होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफाज। मैक्रोफाज एक माइक्रोब आया, उसको खा लिया, इनगल्फ किया, उसको ब्रेक किया, और सेल्फ प्रोटीन जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 उसके जरिए बाहर के और शोकेस किया। देखो ऐसे। अब टी हेल्पर सेल टी सेल रिसेप्टर के को यूज करके इंटरैक्ट किया MHC क्लास 2 के साथ, जो एंटीजन बाउंड MHC क्लास 2 है उसके साथ। अब इंटरैक्ट करने के साथ साथ क्या होता है, खुद को स्टिमुलेट करता है इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करके। टी हेल्पर सेल्स इंटरल्यूकिन 2 और IL-2 को रिलीज किया जो खुद को ही एक्टिवेट करता है, खुद को ही प्रोलिफरेट होने में मजबूर करता है, और उसके साथ साथ इंटरल्यूकिन 2 बी सेल को भी एक्टिवेट करता है ताकि बी सेल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करे, प्लाज्मा सेल बने और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, राइट। तो ये हो गया इनेट से एडेप्टिव की जर्नी। ऑन द अदर हैंड ये जो इंटरल्यूकिन 2 है वो टी सेल को भी एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल को वो मार गिराता है। तो ये होता है टी सेल मैक्रोफाज क्रॉस टॉक का समरी। इस सीरीज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में और इम्यून सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे टी सेल के बारे में। टी सेल क्या है, टी सेल कहां से प्रोड्यूस होता है, टी सेल का टाइप्स क्या है और टी सेल का फंक्शंस क्या है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो में बने रहें। तो पहली बात तो है, एक कलर ले लेते हैं हम, टी सेल। टी सेल एक टी लिम्फोसाइट सेल भी बोलते हैं हम, राइट। और हमें पता है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो सेल मेडिएटेड फॉर्म होता है
वो रेगुलेटेड होता है बाय लिम्फोसिटिक सेल्स, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, राइट। अब ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट दोनों जो सेल्स हैं वो बोन मैरो में तैयार होता है। उसके बाद इसे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो टी सेल का ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टी सेल के बारे में। व्हाट आर टी सेल्स? टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स टाइप है उसमें ही बिलोंग करता है। और टी सेल कहां से तैयार होता है? यहां पर लिम्फॉइड प्रोजेनिटर जो सेल होता है वहां से ही लिम्फोसाइट सेल्स जनरेट होते हैं। और लिम्फोसाइट में ही एक तरह का लिम्फोसाइट ये टी लिम्फोसाइट है और एक तरह का है बी लिम्फोसाइट। बी सेल के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो टी सेल का मेन जॉब क्या है? इन्फेक्शन को फाइट करना। सो बेसिकली टी सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम उसके बारे में आएंगे। मगर यहां पर देखो टी सेल तीनों प्रकार के दिया हुआ है यहां पर। एक तो हेल्पर टी सेल और टी हेल्पर सेल जिसको हम TH से लिखते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको हम TC लिखते हैं, और रेगुलेटरी टी सेल, ये तीनों प्रकार के। और इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं कि टी मेमोरी सेल भी होता है, राइट। वो अलग बात है, बाद में हम देखेंगे इसके बारे में। और अगर आप इस वीडियो सीरीज को देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि मेमोरी सेल्स क्या होता है। तो अलग व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टी सेल का रोल क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊं आपको पहले कि नॉर्मली देखो इनेट इम्यून सिस्टम मतलब जो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है शुरुआत से है, मतलब इन्फेक्शन हो ना हो, पैथोजन आए ना आए, इनेट इम्यूनिटी तो है ही और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है नॉर्मली जो भी बैक्टीरिया से हम घिरे हुए हैं और वायरस से घिरे हैं उससे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको छोड़ के एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है? जब कोई पैथोजन अंदर आए तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो एडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए टी सेल का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे इनेट इम्यूनिटी में कुछ सेल्स रहते हैं, इनेट इम्यूनिटी का सेल्स मान लीजिए सेल्स का नाम है मैक्रोफाज, और वैसे ही टी जो हेल्पर सेल है वो मैक्रोफाज के साथ स्पेसिफिक इंटरैक्शंस करता है यहां पर, और इस दोनों के बीच एक सिग्नलिंग होता है और उसके जरिए ही टी हेल्पर सेल है जो कुछ साइटोकाइन बाहर रिलीज करता है। उस साइटोकाइन उसको हम इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं, और इंटरल्यूकिन्स जाके और भी टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है, बी सेल को एक्टिवेट करता है, मतलब बाकी का जो भी एडेप्टिव फॉर्म ऑफ इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। तो ये क्रॉसटॉक बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोफाज और टी सेल के बीच। तो इसीलिए टी सेल बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हम इफेक्टर टी सेल भी बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट उनका फंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ टी सेल कैसे फॉर्म करता है? मैंने बताया कि टी सेल बी सेल दोनों ही बोन मैरो में तैयार होता है, मतलब ये जो हड्डी है हमारी शरीर की उसके अंदर ये तैयार होता है बोन मैरो। अब इस बोन मैरो में जो सेल्स है उसको हम हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं, क्योंकि ये टोटीपोटेंट नेचर का सेल है, मतलब एक सेल अलग अलग वैरायटी, हिमाटोपोएटिक टोटीपोटेंट नहीं है, प्लूरीपोटेंट है, मतलब एक जो सेल है प्लूरीपोटेंट मतलब एक सेल अलग अलग वैरायटी के सेल को जनरेट कर सकता है। टोटीपोटेंट मतलब एक सेल सारे प्रकार के सेल को डेवलप कर सकता है। तो ये प्लूरीपोटेंट सेल, तो हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जाके देखो दो प्रोजेनिटर बनता है, माइलॉइड प्रोजेनिटर, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप पहला वीडियो हमारे देखें तो उसमें जो बात है ये क्लियर हो जाएगा। मगर इसमें से जो लिम्फॉइड प्रोजेनिटर है वहां से ही लिम्फोसाइट्स जनरेट होता है, और उसमें से एक लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट और टी सेल। अभी हम देखते हैं कि टी सेल मैच्योर्स इन थाइमस, मतलब देखो नॉर्मल सिस्टम क्या है, ये टी सेल तैयार तो होता है बोन मैरो में, मगर इसके मैच्योरेशन, ट्रेनिंग ये सब होता है थाइमस ग्लैंड पर। बी सेल तैयार होता है बोन मैरो में, मैच्योरेशन अलग से नहीं है, बोन मैरो में ही ये रेडी होता है। तो टी सेल मैच्योर होता है थाइमस ग्लैंड पर। थाइमस एक ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर चेस्ट। Immature lymphocytes leave the bone marrow and find their way to the thymus where they are educated. Basically, ये जो T cells है जब तैयार होता है उसको नाइव टी सेल बोलते हैं, मतलब वो टी सेल अभी तक कोई एंटीजन के साथ इंटरैक्ट ना किया हो तो उसको हम नाइव टी सेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये नाइव टी सेल को पता नहीं है कि एंटीजन क्या चीज है, कहां से आया है, फॉरेन है, क्या है, कुछ नहीं पता है। ये नाइव टी सेल जब पहली बार कोई एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा तब जाके उसको ट्रेनिंग मिलेगा कि हाँ ये एंटीजन, इसको एंटीजन बोलते हैं, ये फॉरेन है, इसको हमें प्रोटेक्ट, मतलब कोई भी जगह से अगर ये फॉरेन चीज अंदर आ रहा है तो उसको रिड्यूस करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, और हमें एक्टिवेट करना है बी सेल को, एक्टिवेट करना है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, ताकि वो जाके इस एंटीजन को मार पाए। तो वो ट्रेनिंग है। अब देखो ये ट्रेनिंग थाइमस ग्लैंड में कैसे होता है, थाइमस पे ये बताओ। थाइमस ग्लैंड का दोनों हिस्सा है, एक मेडाला रीजन है, एक कॉर्टेक्स रीजन है, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बॉडी में हमारे होते हैं, किडनी में भी है।
तो यहां पर देखो जो इमेच्योर सेल्स है ना वो CD3 क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन 3। अब क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन क्या है मैं यहां पर नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं सीरीज में। सो CD3 माइनस होता है, CD4 माइनस होता है, CD8 माइनस, मतलब CD3 4 8 माइनस, मतलब इस जो इमेच्योर सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इमेच्योर थाइमोसाइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें ना तो CD3 है, ना तो CD4 है, ना तो CD8 है, कुछ भी नहीं है, तो ये इमेच्योर है। अब जब पहली बार ये सेल्स कोई एंटीजन को पहचानेगा, एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो वो बन जाएगा इमेच्योर CD3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस। तो माइनस से वो प्लस बनेगा, इमेच्योर ही रहेगा, माइनस से प्लस बनेगा। और कहां पर ये इंटरेक्शन होगा, यहां पर देखो जो कॉर्टेक्स रीजन है थाइमस का, यहां पर एक सेल मिलता है जिसको हम डेंड्रिटिक सेल बोलते हैं, क्योंकि वो डेंड्राइट की तरह ऐसा, मतलब नर्व की जो डेंड्राइट्स है उसके तरह ऐसे दिखने में होता है, स्टार शेप्ड डेंड्रिटिक सेल। और ये डेंड्रिटिक सेल्स एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो MHC क्लास 2 के जरिए एंटीजन, पहले तो एंटीजन को एनगाल्व करता है, अंदर लेता है, उसको ब्रेक करता है, फिर MHC क्लास 2 के जरिए बाहर एंटीजन को शो करता है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे अगले अलग वीडियो में। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जब ये CD3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस ये सेल इंटरैक्ट, ये टी सेल इंटरैक्ट करेगा, तब जाके दोनों प्रकार का सेल बनेगा, दोनों टाइप का सेल। एक टाइप का सेल बनेगा जिसमें सिर्फ CD4 रह जाएगा, 8 नहीं रहेगा, 8 माइनस हो जाएगा। और एक तरीके का सेल मिलेगा जहां पर CD4 जो है वो माइनस हो जाएगा और 8 रह जाएगा। मतलब आखिर में दोनों वैरायटी मिलेंगे हमें, एक तो CD3 प्लस CD4 प्लस और एक तो CD3 प्लस CD8 प्लस। ठीक है, मतलब CD3 तो दोनों में ही रहेगा, जब भी प्रोसेस कंप्लीट होता है CD तो रह जाएगा CD3, मगर उसके बाद इसके साथ एक तरीके का टी सेल है जिसमें CD4 मिलेगा, एक तरीके का टी सेल है जिसमें CD8 मिलेगा। जिसमें CD4 मिलेगा ये टी हेल्पर सेल कहलाएगा, जिसमें CD8 मिलेगा उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल कहलाएगा, और दोनों का फंक्शन अलग रहेगा। CD4 वाला जो सेल है, टी सेल है, वहां से निकल जाएगा, देखो वेन्यूल्स के जरिए वो बाहर चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम और थ्रू लिम्फेटिक्स, वो अलग अलग जहां पे इंफेक्शन है हो रहा है वहां पर पहुंचेगा, और वो इफेक्ट टी सेल, मतलब वो जाएगा और इंटरेक्ट करेगा ये मैक्रोफाज के साथ, और भी तरीके का अलग अलग जो एंटीजन प्रेजेंट सेल उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, और प्रोसेस को, इम्यून सिस्टम को, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करेगा। और ऑन द अदर हैंड ये जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल, CD8 टी सेल, उसका काम क्या होगा, CD8 टी सेल बेसिकली जाके कोई भी इंफेक्टेड सेल हो, बैक्टीरिया से इंफेक्टेड या वायरस से इंफेक्टेड, उस सेल को मार गिराएगा एक स्पेसिफिक प्रोसेस को यूज करके। अभी टी सेल का ट्रेनिंग कैसे होता है, एक तो है पॉजिटिव सिलेक्शन, एक तो है नेगेटिव सिलेक्शन। सो पहले हमने पॉजिटिव सिलेक्शन के बारे में देखना है। तो ये टी सेल का प्रिकर्सर है, और इसमें मैंने बताया आपको कि ये टी सेल इंटरेक्ट करता है मैक्रोफाज, मान लेते हैं ये मैक्रोफाज है, तो ये इंटरेक्शन होता है मैक्रोफाज से, तो MHC क्लास 2 है, मगर टी सेल में जो है रिसेप्टर, उसको हम टी सेल रिसेप्टर और TCR कहते हैं। अब ये TCR रीअरेंजमेंट होता है, TCR का रीअरेंजमेंट होने के बाद यहां पर अलग अलग हम देख पा रहे हैं कि एक टी सेल के अंदर CD8 भी होता है, CD4 भी होता है, CD3 भी होता है, राइट, CD3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस, जब तक ये मैच्योरेशन कंप्लीट ना हो CD3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस सारे के सारे अलग विद टी सेल रिसेप्टर एक ही टी सेल के अंदर होता है। तो ये टी सेल काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर CD4 है, CD8 है, सब कुछ है, किसी एक को चाहिए। अब देखो सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ सेल्स हुज रिसेप्टर बाइंड्स टू MHC मॉलिक्यूल। अब बात यह होगा कि यहां पर ये डेंड्रिटिक सेल आ गया, इस डेंड्रिटिक सेल के साथ जब इंटरेक्शन होगा, डेंड्रिटिक सेल के जो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग बात, यहां पर आइदर क्लास 1 है या फिर क्लास 2 है। डेंड्रिटिक सेल यहां पर एपिथेलियल सेल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या होगा कि MHC मॉलिक्यूल, यहां पर देखो डेंड्रिटिक सेल से कुछ MHC मॉलिक्यूल आएगा। अब MHC मॉलिक्यूल जब आना है यहां पर, तो देखना है कि ये डेंड्रिटिक सेल का जो MHC है इसके साथ कौन सा वाला टी सेल इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा वाला टी सेल रिसेप्टर इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। और इस इंटरेक्शन के साथ साथ एक तो है कि CD4 हेल्प होगा इंटरेक्शन में हेल्प करेगा, या फिर CD8 हेल्प करेगा इंटरेक्शन में, ठीक है। यहां पर अगर CD8 हेल्प कर रहा है इंटरेक्शन में, तो CD8 को रखा जाएगा और CD4 को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये टी सेल में क्या हो जाएगा,
CD3 तो रहेगा ही, CD4 नहीं रहेगा, CD8 रहेगा, CD4 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये एक सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली इसको कहते हैं हम डेथ बाय नेग्लेक्ट, मतलब यहां पर CD4 और CD8 दोनों ही हैं, इसमें से किसी एक जो यहां पर इंटरेक्शन में काम आ रहा है उसको रखा जाएगा और जो इंटरेक्शन में काम नहीं आ रहा है उसको नहीं रखा जाएगा। ये और एक एग्जांपल, क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। देखो ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, यहां पे हमने पहले देख चुके हैं यहां पर के यहां पे भी क्लास 1 है, क्लास 2 है, इंटरेक्शन हो रहा है क्लास 1 के साथ, तो उसके साथ CD8 इंटरेक्ट कर रहा है, CD4 इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए CD8 को रखा गया, CD4 को डिलीट कर दिया गया और कोई भी टी सेल CD4 के साथ उसको सिलेक्शन नहीं मिला। ओके, सो इसी हिसाब से पहले हमने देखा है कि CD8 को रखा गया, यहां पर हमने देखे कि CD4 को रखा गया, CD3 तो है ही ऊपर, राइट। तो CD4 को अगर रखा जाए तो इसको टी हेल्पर सेल कहा जाएगा और यहां पर पहले CD8 को रखा गया तो साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर टी सेल कहा जाएगा। अब टी सेल का टाइप्स ऑलरेडी मैंने आपको टाइप बता दिया, तो बेसिकली टी हेल्पर और टी किलर यही दो कॉमन टाइप। इसके अलावा नाइव टी सेल जो टी सेल कभी तक एंटीजन को एनकाउंटर नहीं किया उसको नाइव टी सेल बोलते हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल असिस्ट इन लिम्फोसाइट मैच्योरेशन, और भी टी सेल को प्रोलिफरेट करवाना और बी सेल को भी प्रोलिफरेट करवाना, बी सेल को एक्टिवेट करना इसका काम है। टी सेल का काम है वायरस इन्फेक्टेड सेल को मार गिराना, टोटल खुद की ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देना अगर वो वायरस इन्फेक्टेड है तो। रेगुलेटरी टी सेल का क्या काम है, मॉड्यूलेट द इम्यून सिस्टम, प्रिवेंट ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें बहुत सारा काम होता है। और मेमोरी टी सेल जो टी सेल बचता है, मतलब जो टी हेल्पर सेल्स काम करने के बाद, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इलिसिट करने के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये टी सेल, कुछ टी सेल को सेल एज ए मेमोरी के तौर पे रख देता है ताकि फ्यूचर में सेम एंटीजन अगर हमें इन्फेक्ट करे तो ये टी सेल तुरंत काज कर पाए, वही मेमोरी टी सेल है जो हमारे लॉन्ग लास्टिंग टी सेल में गिना जाता है, राइट। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टी सेल स्ट्रक्चर जो है टी सेल रिसेप्टर। देखो यहां पर टी सेल रिसेप्टर जिसको हम TCR भी बोलते हैं, ये टी सेल के सरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये टी सेल रिसेप्टर के जरिए ही टी सेल मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC2 जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाहर आते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर कोई भी सेल, कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल एक्सेप्ट फॉर आरबीसी को छोड़ के बाकी के हमारे शरीर में जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं वो सेल्स में से MHC क्लास 1 के साथ भी TCR और टी सेल रिसेप्टर इंटरेक्ट करता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहां पर ये मेम्ब्रेन है, टी सेल का मेम्ब्रेन है, ओके। तो ऐसे में अगर ड्रॉ करूं, ये है TCR ऐसे दिखने में, तो यही है TCR स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है, एक छोटा सा साइटोप्लाज्मिक टेल होता है और बाहर की ओर एक हिंज होता है जिसको हम कैपिटल H बोलते हैं, ये हिंज है और ये हिंज, और ये कंसिस्ट होता है दोनों रीजन से, एक तो कांस्टेंट रीजन निचले हिस्से में यहां तक और एक वेरिएबल रीजन यहां तक, यही डिफरेंस है। अब वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन दोनों ही अल्फा चेन और बीटा चेन से बना हुआ होता है और वो एक डाइसल्फाइड लिंक, देखो यहां पर डाइसल्फाइड लिंक से वो अटैच किया हुआ होता है, और ये कांस्टेंट रीजन जो है ये एंकर्ड किया होता है मेम्ब्रेन में, राइट। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर, कांस्टेंट रीजन मेम्ब्रेन में एंकर्ड है, मेम्ब्रेन को छोड़कर साइटोसोलिक साइट में छोटा सा टेल है और ऊपर के हिस्से में देखें तो यहां पर एक वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन जो मौजूद है वो अल्फा बीटा से बना हुआ है, यही है। और एक बात बता दें कि ईच टी सेल बियर्स TCR ऑफ ओनली वन स्पेसिफिसिटी, मतलब हर एक टी सेल में जो TCR होता है उसका एक स्पेसिफिसिटी होता है, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, बाइंड करेगा इससे। अल्फा बीटा चेन वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन से बना है, मैंने बताया आपको। वेरिएबल रीजन ऑफ द अल्फा बीटा चेन कंटेन्स हाइपर वेरिएबल रीजन जो स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करता है। मतलब देखो कि नॉर्मली अगर हम बी सेल्स की बात करें और बी सेल रिसेप्टर की बात करें, बी सेल रिसेप्टर क्या है, बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी ही बी सेल रिसेप्टर होता है क्योंकि बी सेल जो है वो एंटीबॉडी तैयार करता है, उसी को रिसेप्टर के तौर पे बाहर की तरफ ऐसे शोकेस करता है। और हमें पता है कि बी सेल रिसेप्टर और एंटीबॉडी जो है वो उसमें भी वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है। तो वेरिएबल रीजन में वो सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन करके अलग अलग वैरायटी की स्ट्रक्चर्स बना सकता है, उससे वो इंटरेक्ट कर सकता है अलग अलग प्रोटीन्स के साथ, राइट, एंटीजेंस के साथ। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है। टी सेल रिसेप्टर हालांकि ये इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह उतना स्पेसिफिसिटी नहीं जाएगा, मगर फिर भी ये स्पेसिफिक है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि उतना स्पेसिफिक नहीं, मगर है, बहुत ही स्पेसिफिक है। और ये वेरिएबल रीजन में ये हाइपर वेरिएबल रीजन मौजूद होता है अल्फा और बीटा में रीजन पर। इससे
ये इंटरेक्ट कर सकता है स्पेसिफिक एंटीजन से, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से एंटीजन के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, यहां पर वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी को एज ए मेमोरी बाद में सेल यूज कर सकता है, राइट। फंक्शंस ऑफ टी सेल क्या है? टी हेल्पर सेल जो है बी सेल को एक्टिवेट करता है, टी हेल्पर सेल जो है वो खुद को एक्टिवेट करता है, एक ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है जिससे खुद को सेल्फ प्रोलिफरेट करता है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है जो वायरस इन्फेक्टेड बॉडी की नॉर्मल सेल को मार गिराता है। तो यहां पर देखो, ये पहली बात तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये हमारे नॉर्मल इन्फेक्टेड सेल है जो वायरस इस सेल को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है। और ये जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेगा? वायरस की पार्टिकल को MHC क्लास 1 से बाहर शो करेगा। और जब भी टी साइटोटॉक्सिक सेल इसको देखेगा कि नॉर्मल बॉडी की सेल वो वायरस की कोई कंपोनेंट लेकर बाहर शो कर रहा है MHC क्लास 1 के जरिए, तो उसे पता चल जाएगा कि वायरस इन्फेक्टेड है, इसको मार दो। तो टी सेल के साथ वो टी सेल जो है वो बी सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा और वहां से दो एंजाइम परफोरिन्स और ग्रैंजाइम रिलीज करेगा। परफोरिन्स इस सेल में छेद कर देगा और ग्रैंजाइम्स जो है अंदर जाके इस सेल को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरी तरफ अगर MHC क्लास 2 से कोई एंटीजन को बाहर की तरफ ऐसे शोकेस किया जाता है, जो कि किस सेल्स का काम होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम होता है, APCs का काम होता है। तो APCs क्या करता है? माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करता है, एनगल्फ करता है, एनगल्फ करने के बाद डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है और उसको शो करता है बाहर की तरफ। तब टी हेल्पर सेल जो है, टी हेल्पर सेल उसके साथ इंटरेक्ट करेगा टी सेल रिसेप्टर के जरिए, और जो इंटरेक्शन होगा उसके बाद एक क्रॉस टॉक होगा, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स वगैरह, ये सब अलग अलग तरीके का केमिकल फैक्टर्स रिलीज होगा, जिस फैक्टर से टी हेल्पर सेल्स जो है और भी टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा और इसको हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं, ओके। और उसके साथ साथ ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा ताकि बी सेल्स खुद को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर पाए और वहां से एंटीबॉडी तैयार कर पाए। तो टी सेल्स देखो CD4 एंड CD8 क्या अलग अलग फीचर्स है यहां पर देख पा रहे हैं हम। हेल्पर टी सेल क्या कर रहा है? साइटोकाइंस, और ये और एक बार एग्जांपल्स हम देख पा रहे हैं। इंटरैक्शन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है वो हम देख लेते हैं। अब ये जो चीज है, मैंने यहां पर जो टोटल सीरीज में बात करें, यहां पर प्रोटीन्स की नाम बहुत कम ली, मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको प्रोसेस समझ आए, स्टेप्स समझ आए, वो समझ लो, प्रोटीन की नाम तो याद आ ही जाएगा। पर फिर भी यहां पर दो तीन चीजें मेंशन कर देते हैं कि ये देखो, अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये टी हेल्पर सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर स्लाइड में। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन सा है? बी सेल है, मैक्रोफाज है और डेंड्रिटिक सेल, ये तीनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में आता है। तो यहां पर मैक्रोफाज के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बी सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है देख लो। दोनों में ही, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो MHC क्लास 2 के जरिए जो एनगल्फमेंट करने के बाद बैक्टीरियल पैथोजन के कंपोनेंट्स को बाहर ऐसे शो करेगा। ये कंपोनेंट शो कर रहा है, यहां पे कंपोनेंट शो कर रहा है। अब टी सेल रिसेप्टर जो है, ये टी सेल रिसेप्टर है ऑरेंज कलर में, इसके साथ ये इंटरेक्ट हो रहा है। सिर्फ टी सेल रिसेप्टर और MHC क्लास 2 का इंटरेक्शन काफी नहीं होता है, एक एक्सेसरी इंटरेक्शन चाहिए होता है, एक्सेसरी इंटरेक्शन। और अगर ये मैक्रोफाज के साथ हो रहा है तो एक्सेसरी इंटरेक्शन होगा मैक्रोफाज के साइड से B7 लिगैंड और हेल्पर टी सेल के साइड से CD28। B7 मैक्रोफाज से आएगा, CD28 टी हेल्पर सेल से आएगा। ये इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। और अगर इंटरेक्शन टी हेल्पर सेल बी सेल के साथ कर रहा है तो बी सेल से क्या आएगा? CD40 को स्टिमुलेटरी लिगैंड, CD40 होगा एक को स्टिमुलेटरी, को मतलब जॉइंटली, को स्टिमुलेटरी लिगैंड CD40, और टी हेल्पर सेल से क्या आएगा? CD40 लिगैंड। यही डिफरेंस है। यह चीज आप याद रख सकते हो कि अगर मैक्रोफाज के साथ टी हेल्पर इंटरेक्ट कर रहा है तो मैक्रोफाज से आएगा B7 एज अ को स्टिमुलेटरी लिगैंड, CD28 एज अ को स्टिमुलेटरी लिगैंड फ्रॉम टी हेल्पर सेल। और अगर टी हेल्पर इंटरेक्ट कर रहा है बी सेल से तो बी सेल से आएगा CD40, टी सेल से आएगा CD40 लिगैंड। TCR के साथ में MHC2 का इंटरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर ये को स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सिग्नलिंग कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लास्टली साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल। और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल में कैसे काम होगा देखो, ये है इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक जो कंपोनेंट है वायरस की उसको बाहर शोकेस करेगा। किस चीज से? यहां पर MHC क्लास 1 से, 2 से नहीं 1 से। और साइटोटॉक्सिक टी सेल डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के साथ साथ ये परफोरिन्स और ग्रैंजाइम को रिलीज करेगा। यहां पर लिखा नहीं है, परफोरिन्स
जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें होल क्रिएट करेगा और ग्राइनजाइम्स अंदर जाके उसको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि ग्राइनजाइम्स जो है प्रोटियोलिटिक है, वो प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय करेगा, तो अल्टीमेटली सेल जो है ऐसे मर जाएगा। और ये जो इंटरेक्शन है इसमें कोई को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। को स्टिमुलेटरी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है टी हेल्पर सेल के साथ जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की इंटरेक्शन होता है तब, और वो इंटरेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इंटरेक्शन के बाद एक इनेट इम्यून सिस्टम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के साथ क्रॉस टॉक करता है, बातें करता है, राइट। तो यही होता है आखिरकार आइडिया ऑफ टी सेल्स कि टी सेल्स कैसे काम करता है, टी सेल्स का ओरिजिन क्या है, कहां पर ट्रेन होता है, कैसे ट्रेन होता है और उसका फंक्शंस क्या है, राइट। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर, और डेफिनेटली अगला वीडियो जो बी सेल्स के बारे में है उसको भी देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू, बाय।